मधुपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी का जीत का दावा। पूर्व सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। बोले, सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए सीएम। पटना में पीएमसीएच की बड़ी लापरवाही। जीवित व्यक्ति को मृत बताकर परिजनों को सौंपा गया शव। मामले में सुपरिटेंडेंट ने हेल्थ मैनेजर को किया बर्खास्त। दुमका में गंदा पानी पीने को मजबूर लोग। ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है सरकारी सुविधाओं का लाभ। मामले में बीडीओ ने आश्वासन देते हुए 15 दिनों में चापाकल निर्माण की कही बात। झारखंड में कोरोना का बढ़ता प्रकोप। 17 मरीजों की हुई मौत। कुल आंकड़ा 1,37,000 के पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। मधुपुर उपचुनाव को लेकर महासंग्राम लगातार जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इसी कड़ी में आज पूर्व सीएम रघुवर दास ने मधुपुर उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा उपचुनाव के बहाने प्रदेश की राजनीति मधुपुर शिफ्ट हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए इस सीट पर जीत दर्ज करना बड़ी चुनौती है। इसी को लेकर दोनों ओर से तमाम सीनियर नेता मधुपुर में कैंप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मधुपुर में 6 दिवसीय दौरे पर हैं। चुनाव से पहले वे सभी इलाकों में पार्टी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटे हुए हैं। वहीं विपक्ष भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। इसी कड़ी में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने देवघर में मीडिया से बात की, जहां उन्होंने मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह की जीत की बात कही। मधुपुर उपचुनाव पर बात करते हुए रघुवर दास ने कहा कि मधुपुर में एनडीए प्रत्याशी की जीत तय है। बीजेपी से टिकट कट जाने के कारण राजपालीवाल में भी कोई नाराजगी नहीं है। वो पार्टी के साथ हैं और पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उन्हें आंदोलन का ज्ञान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जिताकर इनको सबक सिखाने का काम करेगा। 14 महीने में यह सरकार पूरी तरह विफल साबित हो गई। आज कोरोना को समुचित ढंग से जिस तरह सरकार को मुस्तैदी से इस वैश्विक कोरोना महामारी के लिए समुचित कदम उठाने चाहिए, उसमें भी ये सरकार की सक्रिय शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कोरोना को लेकर भी राज्य की हेमंत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्व सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा और कहा कि प्रदेश में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। हर जिले से लूट, हत्या, डकैती जैसी खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन सरकार है कि इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। पूर्व सीएम ने सरकार के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भ्रष्टाचार चरम पर है और कहा कि झारखंड में जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। जो हमारी सरकार के समय उग्रवाद अंतिम सांसें ले रहे थे, आज उग्रवाद सर चढ़कर अपराधी गिरोह उग्रवादियों का सरकार का संरक्षण। आज ही मैंने सुबह में समाचार पत्र में पढ़ा, आपके इसी देवघर में आज घटना घटी है। हर दिन, चाहे वो राज्य के राजधानी रांची हो, जमशेदपुर में भी कल 2 इसी तरह छिनताई, चोरी, डकैती, हत्या। समाचार पत्र आप खोलिए तो मैक्सिमम न्यूज़ या तो हत्या या तो फिर लूटपाट या डकैती। बहरहाल मधुपुर उपचुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए मधुपुर में खूब पसीना बहा रहे हैं। अब देखना होगा कि उपचुनाव में आखिर किसके सर जीत का सहरा बांधा जाएगा। न्यूज डेस्क, वीआईपी न्यूज।
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर मधुशील सर लाइव जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही, मधुपुर में जिस तरीके से महासंग्राम देखा जा रहा है, क्या लगता है किसका दबदबा होगा, बीजेपी या एक बार फिर से जेएमएम? देखिए राखी, जिस तरह से अभी चूँकि 2 तारीख को ये तय होगा कि किसके पाले में जनता का मैंडेट जाता है, लेकिन जो परिवर्तन बीजेपी ने किया है या एनडीए कह लीजिए कि किया है कि अपने कैंडिडेट को चेंज करने का, राज परिवार वहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं और मंत्री भी राज्य में रहे हैं बीजेपी की जब सरकार थी तब। अचानक से उनका टिकट काटे जाने का कि कोई जो ठोस वजह अब तक नहीं तलाश पाए हैं जो राज परिवार के लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जो दावा कर रहे हैं कि राज परिवार नाराज नहीं है टिकट कटने से और उनके जो लोग हैं वो पार्टी के साथ इंटैक्ट हैं, तो उनकी इस बात में और ज़मीनी जो हकीकत है, ज़मीनी सच्चाई है, उसमें काफ़ी फासला है, फ़र्क है। लेकिन दावा करते हैं, नेता दावा करते हैं, राजनेता दावा करते हैं और सब कुछ ठीक होने का दावा करना उनका काम भी है। अब जो जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं, उनके पिता हाजी हुसैन अंसारी वहाँ से लगातार विधायक रहे हैं राज परिवार, और वो अल्टरनेट करके जीतते रहे हैं और वो भी राज्य में मंत्री थे। मंत्री रहते हुए उनका निधन हुआ था और उनके बेटे को हेमंत सोरेन ने सदन का सदस्य विधायक नहीं रहने के बाद भी उनको मंत्रिपरिषद में जगह दिया। बाई इलेक्शन हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, चूँकि उनको झारखंड में चूँकि विधान परिषद नहीं है, तो इस रिक्त हुए सीट से ही अगर उनको मंत्री पद पर बने रहना है तो 6 महीने तक ही वो रह सकते हैं। तो इस चुनाव में जीतना उनका, अगर मंत्री पद बचाए रखना है तो उनका जीतना जरूरी है। अब इनके साथ प्लस पॉइंट ये है कि जिस तरह से भारतीय राजनीति में सहानुभूति की लहर, सहानुभूति का वोट, सहानुभूति वोट, तो जो हाजी हुसैन अंसारी चूँकि इस तरह के कद्दावर नेता थे कि केवल मुस्लिम वोटर ही नहीं बल्कि दूसरे समुदाय और दूसरे समूह के लोग भी उनको वोट दिया करते थे। अब अपने इस पिता की विरासत को बचा पाने में मंत्री पुत्र जो उनके बेटे हैं वो किस हद तक सफल होते हैं। सरकार ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। हेमंत सोरेन लगातार वहाँ जा रहे हैं, लगातार कैंप भी कर रहे हैं। बीजेपी के भी कई जो प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं वो अपने प्रत्याशी के रूप में। बीजेपी ने एक जो गलती की है कह लीजिए, या एक कह लीजिए कि नया प्रयोग किया है, आजसू के जो उम्मीदवार थे पिछले चुनाव में 2019 में, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। अब आजसू में रहते हुए जो उनको 45,000 वोट आए थे, बीजेपी मधुर जी आपके पास वापस लौटेंगे और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर राकेश सिन्हा, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहला सवाल, क्या लगता है जीत दर्ज करवा पाएंगे या बीजेपी आपसे बाजी मार ले जाएगी? नहीं, देखिए, मधुपुर उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी की जीत में कहीं किसी प्रकार की कोई हिचकिचाहट है ही नहीं जी। सबसे बड़ी बात राखी जी ये है कि पूर्व में भी मधुपुर की जनता ने हाजी हुसैन अंसारी जी को अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद दिया है। और इस बार भी जिस प्रकार महागठबंधन की सरकार राज्य को विकास की पटरी पर ले जाने का प्रयास कर रही है, तो स्वाभाविक तौर पे जनमानस के दिलों में आज की परिस्थिति में महागठबंधन की सरकार बसी हुई है जी। लेकिन सर, पूर्व सीएम ने तो कहा है कि 14 महीनों से जनता बहुत परेशान है और इसी के साथ इस बार बीजेपी की ही जीत होगी, ये दावा उन्होंने किया है। और उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन तो कोई काम ही नहीं कर रहे जनता के लिए। अब देखिए, हम लोगों के गांव में एक कहावत है कि चलनी दुसलक सूप के। अब रघुवर दास जी भ्रष्टाचार और इसका इल्जाम लगा रहे हैं। इस राज्य की जनता जानती है कि कैसे रघुवर दास जी ने हाथी उड़ा करके इस अपना भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा सबूत इस राज्य को दिया है कि रघुवर दास जी के शासन काल में जहां मुख्यमंत्री निवास के समीप पुलिस कर्मियों से राइफल की लूट हो जाती है, मर्डर हो जाता था, तो ये था रघुवर दास जी का कार्यकाल। रघुवर दास जी का कार्यकाल ये था, आप लोगों ने ही दिखाया कि कैसे एक पीड़ित बेटी का पिता जब न्याय मांगने के लिए रघुवर दास जी के पास जाता है तो सरेआम उसको मंच से बेइज्जत कर दिया जाता है। ये था रघुवर दास जी का कार्यकाल। अब रघुवर दास जी
कार्यकाल। अब ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला अगर परिस्थिति रघुवर दास जी करना चाहते हैं तो करें, लेकिन हमें अपनी जीत में किसी प्रकार की कोई संशय, कोई शक, कोई शुबा नहीं है। जी सर, यहाँ जो बाबूलाल मरांडी हैं उन्होंने भी चिरोडी कांड को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है, कहाँ जाए वो दलित परिवार अपने घर के लिए। आपको 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 पता होगा कि कैसे रघुवर दास जी के कार्यकाल में पलामू में मॉब लिंचिंग शब्द का उत्पत्ति झारखंड में हुआ था। मॉब लिंचिंग शब्द का मदर झारखंड बना, ये था रघुवर दास जी का कार्यकाल। कैसे फेक इनकाउंटर पलामू में रघुवर दास जी के कार्यकाल में हुआ। तो ये अपनी नाकामियों का ठीकरा अब महागठबंधन सरकार के ऊपर फोड़ करके अपनी राजनीति रोटी सेकने का ये काम कर रहे हैं। जी सर, 6 दिवसीय जो सीएम का दौरा है, क्या लगता है इस तूफानी दौरे के साथ आप जीत दर्ज करवा पाएंगे इन चुनाव में? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जीत दर्ज जनता के प्यार, जनता के विश्वास और जनता के समर्थन और आशीर्वाद से महागठबंधन के प्रत्याशी मधुपुर में जीत। सर, आपके गठबंधन को ठगबंधन बताया है बाबूलाल मरांडी ने। अब देखिए, ठगबंधन तो किसका है ये तो सारा राज्य की जनता जानती है कि कैसे अपने लाइफ पार्टनर का प्रत्याशी को बोरो प्लेयर के रूप में मधुपुर में उतार दिया। ये आंसू भी उनके प्रचार में शामिल नहीं है। तो ठगबंधन कौन है ये बाबूलाल जी को बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। हमारा गठबंधन तो पूरी तरह एकजुटता के साथ मधुपुर में हम चुनाव लड़ रहे हैं। जी सर, कोरोना को लेकर भी उन्होंने कहा है कि कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पाई है सरकार, और खुद उनके जो समर्थक है वो बिना मास्क के दिखाई देते हैं। तो कोरोना पर जीत हासिल करनी है आपको, और इसके साथ ही उपचुनाव में भी जीत हासिल करनी है। कैसे निपटेंगे इस चुनौती से? आज ही राकेश जी, आज ही हमने समाचार पत्रों में देखा कि कैसे बाबूलाल जी भीड़ को संबोधित कर रहे थे और खुद वो मास्क नहीं पहने हुए थे। तो अगर आप एक उंगली अगर किसी के ऊपर उठाते हो तो 3 उंगलियां खुद आपके ऊपर उठती है। तो बाबूलाल जी को भी ये कम से कम ध्यान में रख करके कोई बयान देना चाहिए। और रही बात, तो आप ताली और थाली फिर से बजवा देना। फर्स्ट फेज में तो बाबूलाल जी की पार्टी ने और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने ताली और थाली बजवा करके कोरोना खत्म करवाने का प्रयास किया, इस बार भी करवाए। जी सर, बने रहिए आप हमारे साथ, रुक करेंगे मधुर सर का। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, राकेश जी का कहना है कि कोरोना कंट्रोल में है और विपक्ष को बस एक मुद्दा चाहिए और हम तो काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या काम कर रही है सरकार? देखिए राखी, सरकार जो राज्य सरकार है, कोरोना उसका विषय आंशिक मात्र है। केंद्र का ये मामला बनता है कि किस तरह से इस देशव्यापी जो कोरोना का संक्रमण जो बढ़ता जा रहा है उससे वो राज्यों को क्या सहूलियतें दे रहे हैं। क्योंकि वैक्सीन भेजने का काम है वो उनका काम है, केंद्र का काम है, या जांच के लिए जो RT-PCR होता है उसके जो उपस्कर होते हैं, जो टेस्ट किट होता है वो भेजना उनका काम है। अब राज्यों के साथ किस तरह का व्यवहार केंद्र कर रहा है ये राकेश जी बताएंगे कि उनकी सरकार को केंद्र सपोर्ट कर रहा है इस मामले में। राकेश जी, क्या आपकी सरकार को केंद्र सपोर्ट कर रही है? आपको लगता है अभी वैक्सीन की डोज भेजी गई है इस केंद्र सरकार के द्वारा? नहीं, देखिए, हम लोग तो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा हमेशा झारखंड के साथ, जब से महागठबंधन की सरकार बनी और उनकी सरकार सत्ता से हटी, उस दिन से ही वहाँ केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेलापन का व्यवहार कर रही है। देखिए कैसे किस तरह हम लोगों ने 20 लाख डोज मांगा था वैक्सीनेशन का, लेकिन 4 दिनों के बाद मात्र हमें 10 लाख डोज वैक्सीनेशन मिला और अभी तक 10 लाख डोज वैक्सीनेशन हमें नहीं मिला। और रही बात राकेश जी, देखिए ये सबसे बड़ी ये सोचने वाली बात है, ये जो हिंदुस्तान में जो द्वितीय चरण का जो कोरोना त्रासदी का मामला आया है, ये किस प्रकार आया है? ये सबसे बड़ी ये है कि केंद्र सरकार की, पहला तो केंद्र सरकार ने ट्रंप चाचा का जो स्वागत किया तो कोरोना आया। दूसरा, जो इंटरनेशनल फ्लाइट के कारण हिंदुस्तान में कोरोना का इस तरह का प्रकोप हुआ। तो अब हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी को कोई नीति, कोई नियत है या नहीं है ये तो भगवान जाने, लेकिन पता नहीं कि उनका क्या है सिस्टम कि सिर्फ बयान दे देने भर से वो यशस्वी अगर हो जा रहे हैं, तेजस्वी हो जा रहे हैं। तो
मधुर जी, राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं कि थाली और ताली बजाने से कुछ नहीं होगा और सरकार लगातार सौतेला व्यवहार करती है राज्य सरकार के साथ। देखिए, जब परस्पर विरोधी सरकारें होती हैं केंद्र और राज्य में, तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं लोग एक दूसरे पर। बिल्कुल। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, जो भी केंद्र ने भेजा, अगर 10 लाख वैक्सीन आप स्वीकार कर रहे हैं कि 20 लाख हमने मांगा था और 10 लाख मिला हुआ है जी। अब 10 लाख में आप किस गति से राज्यवासियों को उसका लाभ देते हैं, कहने का मतलब टीकाकरण की स्पीड आपकी क्या है, क्योंकि आपको वैक्सीन चाहिए था, वैक्सीन 10 लाख ही मान लीजिए मिला, वो 10 लाख वैक्सीन अभी तक आपने कितने लोगों को आपने लगवा दिया, वो देखने की बात होगी। दूसरी तरफ जिस तरह से पेशेंट बढ़ रहे हैं हर राज्यों में, आप किस स्पीड से टेस्ट करा रहे हैं राज्य में, और उसके लिए आपके पास जो संसाधन है जी, आप किस तरह से, आपके अस्पतालों में बेड है नहीं है, चिकित्सा की क्या व्यवस्था है, या जो इलाज के लिए जो समुचित जो संसाधन होने चाहिए उसकी स्थिति क्या है, इन तमाम जो सुविधा उपलब्ध है केंद्र के द्वारा उसका आप कितना यूज कर पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। और तब ये माना जाएगा, क्योंकि इसके पहले जब पहले चरण का जब कोरोना ये हुआ था, तो उसमें झारखंड सरकार के कुछ प्रयास बहुत सराहनीय हुए थे। बाहर जो फंसे हुए मजदूर थे झारखंड के, उनको प्लेन के जरिए, हवाई मार्ग के जरिए सबसे पहले राज्य में बुलाने का काम हेमंत सोरेन की सरकार ने किया था जी। लेकिन कुछ कई मोर्चे ऐसे हैं जहां पर कि वो बहुत कारगर नहीं हुए, और वो कारगर नहीं होने का ठीकरा फोड़ते रहे केंद्र पर कि केंद्र से उनको जब सपोर्ट मिलनी थी उपस्कर को लेकर के, दवाओं को लेकर के या टेस्ट किट को लेकर के, तो ससमय केंद्र ने उपलब्ध नहीं कराया। तो ऐसा आरोप राज्य सरकारें, मैंने पहले भी कहा कि परस्पर विरोधी जब सरकारें होती हैं केंद्र और राज्य में, तो कुछ व्यवहार इस तरह का जरूर केंद्र का होता है जहां उनकी सरकारें चल रही होती हैं, जिसको वो डबल इंजन नाम देते हैं आजकल। बंगाल के भी चुनाव में बोल रहे हैं डबल इंजन की सरकार बन जाएगी, तो जो बिहार में भी फिलवक्त है या मध्य प्रदेश में है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार या एनडीए नेतृत्व वाली सरकार है और राज्यों में भी, तो वो वहाँ पर वो अभाव रहने के बाद भी वहाँ के मुख्यमंत्री कुछ आरोप नहीं लगा पाते। लेकिन अगर विरोधी सरकारें हैं, महाराष्ट्र की सरकार है या झारखंड की सरकार है, या जहाँ जो गैर बीजेपी या गैर एनडीए शासित राज्य हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री या वहाँ की सरकार या वहाँ के नुमाइंदे लगातार ये आरोप केंद्र पर लगाते रहे हैं। अब ये देखना होगा झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कि किस तरह की स्थिति, पहले बहुत बढ़िया, क्योंकि झारखंड में मरीज भी, पेशेंट भी कम आए थे और मृतकों की संख्या भी अन्य राज्यों की तुलना में कम रही थी। उस समय हेमंत सोरेन सरकार की काफी सराहना होती रही थी। अब मौजूदा जब ये सेकेंड स्ट्रेन बढ़ा है, अब की क्या स्थिति है वो राकेश जी बताएंगे या सरकार के जो दूसरे लोग हैं वो बताएंगे। जी राकेश जी बताइए, कोरोना की क्या स्थिति है। इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी, पूर्व सीएम ने कहा है कि 2 मई के बाद आपकी सरकार गिर जाएगी, इसी के साथ जो सरकार अभी लड़खड़ा रही है ना, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी 2 मई को। नहीं, ये कोई नई बात नहीं है राकेश जी। जिस दिन से हमारी सरकार महागठबंधन की सरकार बनी है, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। देखिए, डेमोक्रेसी की हत्या करके ही भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन होना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई बल, अपना कोई बूता नहीं है। इनके पास धन, जन बल है। इसी के बदौलत ये सत्ता में रहना चाहते हैं। कैसे किसी के विधायक को तोड़े, कैसे किसी के विधायक को खरीदे, क्योंकि अपना एक है ना कि अपना प्रजनन शक्ति इनमें है नहीं, तो दूसरे के बच्चों को ये गोद लेकर के और उस पर खेलना चाहते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कोई आज से ये नियत नहीं है। ये नियत 2014 के बाद से, नरेंद्र मोदी जी के को प्रधानमंत्री बनने के बाद से ये रफ्तार जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ना तो संविधान, ना तो डेमोक्रेसी, अब जो व्यक्ति इस देश में गोडसे को पूजता हो, जो व्यक्ति इस देश में, जिस पार्टी इस देश में, हिंदुस्तान में गोडसे की पूजा करता हो, उस पार्टी से तो कोई भी चीज संभव नहीं, मतलब असंभव नहीं माना जा सकता। जी चलिए, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करना चाहूंगी मधुर जी का। मधुर जी कह रहे हैं कि बीजेपी में प्रजनन शक्ति नहीं है और दूसरे विधायकों को खरीद कर अपना काम चला रही है, और तब से ही चलता आ रहा है जब से मोदी सरकार आई है।
देखिए, जब जिसको उनका हालांकि संपर्क टूट गया, नहीं तो वो सुनते तो, क्योंकि ये रास्ता जो है, ये जो बीजेपी जिस रास्ते जा रही है, कांग्रेस का दिखाया हुआ रास्ता है, जिस पार्टी से राकेश सिन्हा आते हैं जी। कांग्रेस ने भी ये काम अपने, जब कांग्रेस की जब स्थिति अच्छी हुआ करती थी, अभी तो मतलब थोड़ी सहयोगियों के बल पर ही कहीं ना कहीं सरकार में शामिल है कई राज्यों में जी। बल्कि बहुत कम राज्यों में, तो वो स्थिति जिस रास्ते बीजेपी जा रही है वो कांग्रेस का दिखाया हुआ रास्ता है। कांग्रेस भी जीताऊ उम्मीदवार खोजती थी और बीजेपी भी अब अपने लोगों की उपेक्षा करके, राज परिवार जैसे जो उनके मंत्री रहे हुए व्यक्ति हैं उनकी उपेक्षा करके जीताऊ उम्मीदवार को, बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि राज परिवार हो सकता है कि पिछली बार उनके पिता से हाजी हुसैन अंसारी से हार गए थे चुनाव, तो हो सकता है कि इस बार उनके बेटे से भी हार जाएं। लिहाजा उन्होंने बीजेपी का वोट प्लस करने की गरज से और आजसू के उम्मीदवार को, हालांकि आजसू उनके गठबंधन में वर्षों तक रहा है, कई बार रिश्ते बने हैं, कई बार रिश्ते बिगड़े हैं, तो आजसू के जो सदस्य थे, आजसू के जो उम्मीदवार थे पिछले चुनाव में, उनको उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया और बीजेपी के कई, राज परिवार के अलावा कई कद्दावर नेता हैं मधुपुर से जो चुनाव लड़ सकते थे, उस इलाके से आते हैं, वर्षों से झंडा ढो रहे हैं बीजेपी का, लेकिन उनको टिकट ना दे करके आजसू का झंडा ढोने वाले उनको टिकट दिया बीजेपी ने, और एक नया प्रयोग किया कि हो सकता है कि इक्वेशन बदले और आजसू के उम्मीदवार को जो पहले वोट मिले थे वो और बीजेपी का वोट प्लस होकर के शायद उनकी नैया पार हो जाए। तो मधुर जी, क्या लगता है कि गंगा नारायण की जो एंट्री हुई है उससे कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती मिलेगी और क्या जीत हासिल करवा पाएंगे, क्योंकि इस सीट पर जेएमएम का ही दबदबा है? देखिए, परिस्थितियां एकदम कीन कॉन्टेस्ट की अभी तक जो खबरें आ रही है उस लिहाज से अगर आप देखेंगी तो जिस हिसाब से जेएमएम और जेएमएम की सहयोगी पार्टियां लगी हुई हैं उस इलाके में, लगातार जिस तरह से इरफान अंसारी जो कांग्रेस के नेता हैं, विधायक भी हैं जामताड़ा से, या बादल पत्रलेख हैं उसी इलाके से आते हैं, देवघर के इलाके से ही आते हैं, जरमुंडी उनका विधानसभा क्षेत्र है और राज्य में कृषि मंत्री हैं, तो लगातार उनकी छवि भी अन्य नेताओं से ठीक मानी जाती है। खुद सीएम हेमंत सोरेन उस इलाके में लगातार जनसभाओं मधुर जी, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ प्रदीप सिन्हा प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सबसे पहला सवाल, अभी हमारी कांग्रेस के एक नेता से बातचीत हुई, राकेश सिन्हा, उनका कहना है कि जो खरीद फरोख्त है बीजेपी उसी की स्कीम पर चलती है और जब से मोदी सरकार आई है विधायकों की खरीद फरोख्त चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? उनका कहना है कि आपके पास अपने तो विधायक है ही नहीं, आप जीत कहां से दर्ज करवाएंगे चुनावों में? देखिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर खाने झांकने की आवश्यकता है कि जिस कांग्रेस पार्टी का संगठन बिल्कुल कहीं नहीं है जी। अध्यक्ष नियुक्ति के पश्चात आज 3 साल बीतने के बाद उनका संगठन का पूरा ढांचा तक नहीं खड़ा हो पाया जी। अब वो लोग भारतीय जनता पार्टी को प्रश्न खड़ा करें, मैं समझता हूँ कि कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर बेस और जनता के बीच जो हमारी पैठ है उसके आधार पर हम चुनाव लगा है। हमारा भरोसा है उस जनता पर जिसने हमें पिछले चुनाव में 65,000 वोट दिए। उसके अलावे हमारे कार्यकर्ता निरंतर क्षेत्र में लगे रहे। जब से हाजी हुसैन अंसारी की मौत हुई और यह संभावित था कि चुनाव होना है 6 महीने के भीतर, हमारे कार्यकर्ता नेता इस क्षेत्र में लगातार संपर्क में है। और कुछ लोग विरासत के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। क्या हमारे अब्बू जान ने इस तरह किया, इसलिए हमको मौका दीजिए। उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि कुछ हो तो मैं समझता हूँ, चुनौती देता हूँ मैं कांग्रेस और जेएमएम के लोगों को कि वो बताएं कि हफीजुल अंसारी की कुछ व्यक्तिगत उपलब्धि है। तो जहां तक प्रश्न है, इस राज्य की जनता जानती है और एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी जानता हूँ कि हाजी हुसैन अंसारी जब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हुआ करते थे, हज हाउस का निर्माण होना था रांची में, इसी हफीजुल अंसारी ने और अन्य अभियंताओं ने मिलकर हज हाउस के राशि की बंदर बांट की, लूट की। आपको भी याद होगा कि हज हाउस इस तरह का निर्माण किया गया कि वो धंसने के कगार पर पहुंच गया। जब हमारी सरकार आई तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ पूर्वी क्षेत्र का ही नहीं बल्कि भारत का एक सुंदरतम हज हाउस बनाकर हम लोगों ने तैयार किया। इसलिए भाजपा को कोई आरोप लगाए कि हम संप्रदाय की राजनीति करते हैं, हम जात पात की राजनीति करते हैं, तो उसको अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। हमारा जब मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, तो हम कोई जात संप्रदाय नहीं देखते, हम विकास को आगे रखकर काम करते हैं। सर, आपका मंत्र है सबका साथ सबका विकास, तो एक सवाल मेरे मन में है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। राज परिवार के समर्थकों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए पूर्व सीएम के खिलाफ, उनका जो गुस्सा है वो टिकट ना देने के खिलाफ है, तो आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं, तो आपने राज परिवार जी को क्यों नहीं दिया टिकट?
क्यों आजसू से आपने गंगा नारायण को खड़ा कर दिया? आपको बता रहा हूँ, आज देवघर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ में राज परिवार भी बैठे हुए थे जी। अगर इस तरह की कोई बात होती, नाराजगी होती कहीं, या उनके समर्थकों ने कोई इस तरह की नारेबाजी की होती, तो मैं समझता हूँ कि राज जी साथ नहीं आते। लेकिन कहीं ना कहीं दुष्प्रचार फैलाने की, और जिन लोगों को अपने बूते चुनाव जीतने की भरोसा नहीं है, वो लोग इस तरह का प्रपंच रच रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हमारा संदेश स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री रहते हुए रघुवर दास ने राज परिवार को, वो भी मंत्री थे, जिस तरह से क्षेत्र का विकास किया, आज दोनों में साथ बैठे थे, एक अच्छा मैसेज, क्लियर कट मैसेज जनता के बीच गया है। जी, धन्यवाद हमसे इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, और मधुर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो जैसे जैसे सियासत यहाँ देखी जा रही है, वैसे वैसे महा उपचुनाव में महाजीत दर्ज करवाने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन पता 2 मई को ही चलेगा। तो फिलहाल तो देखना यही होगा कि मधुपुर के इस महा उपचुनाव के महासंग्राम में आखिर कौन जीतता है, जेएमएम बाजी मारता है या फिर एक बार नया इतिहास रचा जाता है और बीजेपी ये सीट ले जाती है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।